दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी रॉबरी के बारे में है जहां पुलिस खुद चोरों के साथ मिलकर इस रॉबरी को अंजाम देती है। लेकिन चोर पुलिस के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। अब ये चोर कैसे रॉबरी को अंजाम देते हैं, साथ ही वो पुलिस के साथ ऐसा क्या करते हैं, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इटली की खूबसूरत वेनिस सिटी दिखाई जाती है, जहाँ एक बेहद शानदार और हाई प्रोफाइल ऑक्शन चल रहा होता है। इसी ऑक्शन में हमारी मुलाकात साइरस नाम के आदमी से होती है, जो इस कहानी का मेन लीड है और शहर का सबसे शातिर चोर भी माना जाता है, क्योंकि साइरस इतनी सफाई से चोरी करता है कि किसी को भनक तक नहीं लगती कि चोरी कब और कैसे हो गई। और आज भी साइरस इस ऑक्शन में चोरी के मकसद से आया है। अब इस ऑक्शन में शहर के सभी अमीर लोग होते हैं जो महंगी चीजें खरीदने आए थे, लेकिन साइरस अपने साथियों के साथ यहाँ सिर्फ चोरी के मकसद से आया है। अब हमें साइरस की टीम दिखाई जाती है, जिसमें हम कैमिला को देखते हैं जो एक प्रोफेशनल पायलट है, मैग्नस जो किसी भी लॉकर को तोड़ने में एक्सपर्ट है, मिसुन इस टीम की मास्टर हैकर है, वही ल्यूक एक शानदार इंजीनियर है। इसके बाद हमें डेंटन को दिखाया जाता है जो साइरस की टीम का मेन सदस्य है। अब ये सभी कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और बड़ी से बड़ी चोरी को अंजाम दे चुके हैं। अब क्योंकि ये ऑक्शन बहुत बड़ा है, इसलिए सिक्योरिटी भी बेहद टाइट होती है, जहां हर कोने में कैमरे लगे होते हैं और ऑफिसर ए भी उन कैमरों के जरिए सब पर कड़ी नजर रखती है। अब कुछ देर बाद ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहां सबसे पहले एक महंगी पेंटिंग की बोली लगाई जाती है, जिसकी शुरुआत 50 लाख से होती है। लेकिन साइरस और रॉकी नाम का लड़का इस पेंटिंग की कीमत को 2 करोड़ तक पहुंचा देते हैं, जिसके बाद ये पेंटिंग 2 करोड़ में बिक जाती है। लेकिन मैग्नस उस पेंटिंग को खरीदार तक पहुंचने से पहले ही चुरा लेता है। इसके बाद एक खास एनएफटी की बोली लगाई जाती है, जो एक हाईटेक मास्क होता है जिसमें 400 से ज्यादा कैमरे लगे होते हैं, जो लाइव मोशन को कैप्चर करके उनकी डिजिटल वीडियो बना देता है। अब इस एनएफटी को साइरस 2 करोड़ में खरीद लेता है, और जब ऑफिसर ए भी ये सब देखती है तो उसे साइरस पर शक होता है, क्योंकि उसे पता है कि साइरस के पास इतने पैसे नहीं है जो इतनी महंगी एनएफटी खरीद सके। अब जब एनएफटी सोल्ड हो जाती है तो साइरस मिसुन को इशारा करता है, और इशारा मिलते ही मिसुन एक बटन दबाती है, जिसके बाद पूरे हॉल की लाइट बंद हो जाती है। उसी समय फायर अलार्म बज जाता है, जिस वजह से पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग हॉल से बाहर जाने लगते हैं। पर तभी साइरस मिक्की यानी कि एनएफटी आर्टिस्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने आपकी एनएफटी खरीदी है, जिसकी पेमेंट मैं आपको अपनी प्राइवेट बोर्ड पर दे दूंगा, इसलिए अगर आप चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। अब ये सुनकर मिक्की भी चुपचाप उनके साथ चल देता है, क्योंकि उसे अपनी पेमेंट से मतलब था, फिर चाहे वो ऑक्शन में मिले या फिर साइरस की बोट पर। इसके बाद वो सब एक स्पीड बोट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। वही हम एबी को देखते हैं, जिसे साइरस का गेम पता चल गया था, इसलिए वो भी उनका पीछा करने लगती है। अब काफी देर तक पीछा करने के बाद भी एबी उन्हें पकड़ नहीं पाती, क्योंकि मिसुन शहर के मोबाइल फ्लड बैरियर गेट्स को हैक कर देती है, जिस वजह से बैरियर गेट एक्टिव हो जाते हैं। फिर साइरस की टीम दूसरी तरफ निकल जाती है, जबकि एबी वही फंसी रह जाती है। अब कुछ देर बाद सब लोग प्राइवेट बोट पर आ जाते हैं, जहां जाकर साइरस मिक्की को उसके 2 करोड़ ट्रांसफर कर देता है, जिसकी खुशी में सब लोग पार्टी करते हैं। अब ये देखकर आपको भी लग रहा होगा कि अगर साइरस को पैसे देने ही थे तो उसने मिक्की को किडनैप ही क्यों किया। असल में साइरस ने मिक्की को इसलिए किडनैप किया ताकि एनएफटी और उसके आर्टिस्ट के किडनैप होने की खबर पूरे शहर में फैल जाए, जिसके बाद इस एनएफटी की डिमांड तेजी के साथ बढ़ने लगे। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि जब ये न्यूज मीडिया में फैलती है कि एनएफटी चोरी हो चुकी है, साथ ही एनएफटी आर्टिस्ट भी किडनैप हो चुका है, तो जहां पहले एनएफटी का प्राइस 2 करोड़ था, वहां अब ब्लैक मार्केट में इसका प्राइस 9 करोड़ हो गया था। अब मिक्की जब इस खबर को देखता है तो वो खुद भी सरप्राइज हो जाता है कि उसका किडनैप हो चुका है। इस पर साइरस उससे कहता है कि हमने तुम्हें किडनैप नहीं किया है, बल्कि हमने एनएफटी के प्राइस बढ़ाने के लिए एक प्लान बनाया था, जो अब कामयाब हो चुका है। इसके बाद वो आगे कहता है कि पहले इस एनएफटी का प्राइस 2 करोड़ था, लेकिन अब इसका प्राइस 9 करोड़ हो चुका है, जिससे न सिर्फ हमें फायदा हुआ है, बल्कि प्रॉफिट का 20% शेयर हम तुम्हें भी देंगे। अब वो लोग उस एनएफटी को 9 करोड़ में बेच देते हैं। इसके बाद वो मिक्की का शेयर भी उसे दे देते हैं। इसके बाद वो पार्टी करते हैं। वही दूसरी तरफ एबी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जहां उसे डेंटन पर शक होता है, इसलिए वो उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। लेकिन डेंटन उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देता, पर एबी उसे धमकाती है कि अगर तुमने साइरस के बारे में नहीं बताया तो चोरी हुई पेंटिंग का इल्जाम तुम पर डाल दिया जाएगा। अब ये सुनकर डेंटन बता देता है कि अगर साइरस को पकड़ना है तो लंदन जाना होगा। अब अगले सीन में लंदन के इंटरपोल को दिखाया जाता है, जहां एबी इसी केस के बारे में अपने साथियों के साथ डिस्कस कर रही होती है। इसी दौरान इंटरपोल का हेड ऑफिसर एबी को अपने कैबिन में बुलाता है। इसके बाद वो एबी को जोर्गन नाम के एक माफिया क्रिमिनल के बारे में बताता है, जिसने हाल ही में स्टॉक मार्केट में उथल पुथल करने के लिए एक शहर में बाढ़ ला दी थी, जिस वजह से उसे काफी मोटा प्रॉफिट हुआ था। और अब जोर्गन फिर से ऐसा ही दूसरे शहर में भी करने वाला है, जिसमें विल्सन नाम का क्रिमिनल और लेविथन नाम की पॉलिटिशियन उसका साथ देंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक जोर्गन 10 टन सोने की स्मगलिंग करने वाला है। अब सारी बातें सुनने के बाद एबी ऑफिसर से कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ।
तो ऑफिसर उससे कहता है कि हम चाहते हैं कि इस केस में हम साइरस की मदद ले और डील होने से पहले ही साइरस सारे सोने को चोरी करने में हमारी मदद करे, क्योंकि हम भी इस बात को जानते हैं कि साइरस के अलावा इस चोरी को कोई अंजाम नहीं दे सकता। इस पर एबी कहती है कि हम एक चोर को इस मिशन में शामिल नहीं कर सकते। तो ऑफिसर कहता है कि अगर हमने साइरस को इस मिशन में शामिल नहीं किया तो हम कभी इस डील को नहीं रोक पाएंगे, जिसके बाद इस सोने का इस्तेमाल आतंकवादियों की फंडिंग के लिए किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो कई मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब ये सुनकर एबी ना चाहते हुए भी ऑफिसर की बात मान जाती है। इसके बाद एबी डेंटन की मदद से साइरस के पास जाती है और हमें पता चलता है कि एबी और साइरस पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब एबी को पता चला कि साइरस एक चोर है तो उसने साइरस के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब एबी को अपने सामने देखकर साइरस उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम मुझे पकड़ने आई हो? इस पर एबी बताती है कि मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। इसके बाद वो साइरस को गोल्ड स्मगलिंग की सारी बात बताती है। फिर वो आगे कहती है कि अगर ये चोरी सफल हो जाती है तो तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के सारे क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे। अब साइरस को ये ऑफर अच्छा लगता है, पर वो एबी से कहता है कि हम एक ही शर्त पर इस मिशन में शामिल होंगे, अगर तुम भी हमारे साथ इस चोरी का हिस्सा बनाओगी, क्योंकि मुझे पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब एबी को उसकी ये शर्त माननी पड़ती है। अगले दिन साइरस इस डील के बारे में अपने साथियों को बताता है, जिस पर उसके साथी इस डील को करने से मना कर देते हैं। साथ ही वो साइरस को समझाते हैं कि हम पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते और हो सकता है कि ये पुलिस का ट्रैप हो। अब साइरस उन्हें बताता है कि इस मिशन को करने के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे सारे क्राइम्स के बारे में जानते हैं और अगर हमने ये मिशन पूरा कर दिया तो हम हमेशा के लिए क्राइम फ्री हो जाएंगे। अब ये सुनकर सब लोग मान जाते हैं। इसके बाद एबी उन सबको मिशन की सारी डिटेल देते हुए बताती है कि 15 दिन बाद जॉर्गन लंदन के एक बैंक से 10 टन सोने को दूसरे देश में भेजने वाला है, जो वुडन बॉक्स में रखा जाएगा। इसके बाद इस गोल्ड को हाई सिक्योरिटी के साथ एक ट्रक से एयरपोर्ट तक लाया जाएगा, फिर इसे पैसेंजर प्लेन में लोड किया जाएगा और सीधा स्विट्जरलैंड के ज़ुरिक शहर में भेजा जाएगा। यानी कि इस गोल्ड को आसानी से चुराना लगभग नामुमकिन है। अब एबी की बातें सुनकर सब लोगों को ये मिशन सुसाइड मिशन लगता है, क्योंकि ना तो वो सोने को जमीन पर चुरा सकते हैं और ना ही एयरपोर्ट पर चुरा सकते हैं, और इतनी हाई सिक्योरिटी में गोल्ड को चुराना मतलब मौत को खुद दावत देने जैसा है। अब साइरस कुछ देर शांत रहता है। इसके बाद वो सबको बताता है कि हम लोग इस गोल्ड को हवा में चोरी करेंगे, यानी कि गोल्ड को उड़ती फ्लाइट के दौरान ही चोरी करना होगा, पर इसके लिए हमें एक और प्लेन की जरूरत पड़ेगी, और जब दोनों प्लेन एक दूसरे के करीब होंगे तो रडार पर दोनों के सिग्नल एक्सचेंज हो जाएंगे। इसके बाद हमारा प्लेन रडार पर डिटेक्ट नहीं हो पाएगा और इसी बीच हम अपनी चोरी को अंजाम देंगे। अब पहले तो सबको ये मिशन अच्छा नहीं लगता, पर साइरस की बात मानकर सब लोग मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मिसुन एक प्लेन सर्च करने लगती है और जल्द ही उन्हें प्लेन मिल भी जाता है। इसके बाद एबी और साइरस उस प्लेन को लेने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कहानी के विलन जॉर्गन को देखते हैं, जो वीडियो कॉल पर एक आदमी को पिटते हुए देखता है। असल में ये आदमी जॉर्गन को डबल क्रॉस कर रहा था और सजा के तौर पर जॉर्गन इसे अपने आदमी से टॉर्चर करवा रहा है। इसके बाद हम एक बार फिर से साइरस की टीम को देखते हैं, जो प्लेन को मॉडिफाई करने के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी मिसुन उन्हें बताती है कि हमें प्लेन में काफी सारे चेंजेस करने होंगे, जिसके बाद हमें PSI सिस्टम बनाना होगा, जिसकी मदद से हम अपने प्लान को रडार पर डिटेक्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम को ऑन करने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, और जब तक सिस्टम ऑन नहीं होगा तब तक हमारा प्लेन रडार पर डिटेक्ट होता रहेगा। अब इससे बचने के लिए हमें एयरपोर्ट पर किसी खास आदमी से कांटेक्ट करना होगा, जो इस काम में हमारी मदद कर सके, ताकि जब तक हमारा प्लेन गोल्ड वाले प्लेन को ओवरलैप नहीं कर लेता तब तक वो कंट्रोल रूम में बात संभाल सके। इस पर एबी कहती है कि मेरा एक साथी कंट्रोल रूम में काम करता है, इस काम में वो हमारी मदद कर सकता है। अब कुछ देर बाद साइरस और एबी उससे मिलने चले जाते हैं। अब एबी उसे अपने प्लान में शामिल करने के लिए कन्वेंस करती है। अब पहले तो वो ऑफिसर मना कर देता है, लेकिन जब साइरस उसे 10 लाख देने की बात कहता है तो ऑफिसर जल्दी से मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइरस की टीम प्लेन को मॉडिफाई करने में लग जाते हैं। वो लोग अपने प्लेन में NFT मास्क के कैमरों को भी फिट कर देते हैं, जो इनके बहुत काम आने वाले हैं। अब प्लेन को मॉडिफाई करने में उन्हें कई दिन लग जाते हैं, पर फाइनली कड़ी मेहनत के बाद वो उस प्लेन को मॉडिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही वो लोग PSI सिस्टम भी बना लेते हैं, पर उस सिस्टम का साइज थोड़ा बड़ा होता है और इतने बड़े सिस्टम को एयरपोर्ट पर ले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि वो सिस्टम देखने पर किसी बॉम्ब से कम नहीं लग रहा था। अब एबी सबसे कहती है कि अगर हम सब लोग इस सिस्टम के पार्ट्स को अलग अलग डिवाइस में लगाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा और एयरपोर्ट पर कोई हमसे पूछताछ नहीं कर पाएगा। अब सबको ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग उस सिस्टम के पार्ट्स अलग अलग डिवाइस में फिट कर देते हैं और सबको उनके डिवाइस हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, ताकि वो लोग इन सभी पार्ट्स को प्लेन के अंदर ही असेंबल कर सके। अब 2 दिन बाद वो दिन आ जाता है जब इन्हें अपने प्लान को अंजाम देना है। सब लोग पूरी तैयारी के साथ एयरपोर्ट आ जाते हैं। सब लोग अलग अलग क्लास में अपनी सीट बुक करते हैं
ताकि किसी को भी इनके ऊपर शक ना हो सके। अब साइरस अपने सभी साथियों से पूछता है कि क्या तुम सब तैयार हो। इस पर सब लोग हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन ल्यूक अभी भी एयरपोर्ट पर बैठा होता है। अब साइरस उसे कॉल करता है तो ल्यूक उसे बताता है कि वो इस प्लान में शामिल नहीं हो सकता। अब ये सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ल्यूक इस मिशन से पीछे क्यों हट गया। तो इसका जवाब हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि ट्विस्ट की बात तो ये है कि ल्यूक अभी भी इस मिशन में शामिल है, लेकिन उसका काम प्लेन में नहीं बल्कि जमीन पर है, जिसे अंजाम देने के लिए ही वो अपने साथियों के साथ नहीं गया। अब कुछ देर बाद प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, साथ ही कैमिला भी अपना प्लेन उड़ा देती है। अब फ्लाइट के अंदर सब लोग बारी बारी से वॉशरूम जाते हैं और जो डिवाइस उनके पास थे उनके अंदर से PSI सिस्टम के पार्ट को निकाल कर रख देते हैं। अब कुछ देर बाद जब सब लोग पार्ट्स को रख देते हैं तो AB वॉशरूम से सारे पार्ट्स को ले आती है। इसके बाद वो उन्हें असेंबल करने लगती है, पर तभी वो PSI सिस्टम नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर AB परेशान हो जाती है, इसलिए वो साइरस को बुलाती है। अब वो दोनों उन पार्ट्स को मिलकर असेंबल करने लगते हैं, पर तभी जोर्गन का आदमी वहां आ जाता है, क्योंकि उसे AB और साइरस पर शक हो रहा था। इसलिए वो गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों जोर जोर से रोमांटिक आवाजें निकालने लगते हैं, जिन्हें सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से सिस्टम को असेंबल करने में लग जाते हैं और जल्द ही वो सिस्टम को असेंबल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैमिला भी अपने प्लेन को दूसरे प्लेन के करीब ले आई थी, जिस वजह से कंट्रोल रूम में रडार पर 2 प्लेन डिटेक्ट होने लगते हैं। अब ये देखकर एक ऑफिसर परेशान हो जाती है, इसलिए वो AB के साथ ही हैरी से इसकी रिपोर्ट करने के लिए कहती है, पर हैरी उससे कहता है कि ये एक ग्लिच हो सकता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब 2 प्लेन एक साथ रडार पर डिटेक्ट हुए हैं, इसलिए हमें कुछ देर वेट करना चाहिए। अगर तब भी ये रडार पर नजर आते हैं तो फिर हम इसकी रिपोर्ट ऊपर कर देंगे। अब वो ऑफिसर हैरी की बात मान जाती है। वही कैमिला अपने प्लेन को दूसरे प्लेन के नीचे ले आई थी, जिसके बाद मिसुन अपने डिवाइस से PSI सिस्टम को ऑन कर देती है, जिस वजह से कैमिला का प्लेन रडार से गायब हो जाता है। इसके बाद हैरी उस ऑफिसर से कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना कि ये सिर्फ एक ग्लिच प्रॉब्लम है। वही दूसरी तरफ हम मैग्नस को देखते हैं, जो प्लेन के बेसमेंट में जाने की तैयारी करता है। अब फ्लाइट अटेंडेंट का ध्यान भटकाने के लिए डेंटन तबीयत खराब होने का नाटक करता है, और जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास जाती है, इसी मौके का फायदा उठाकर मैग्नस प्लेन के बेसमेंट में चला जाता है। इसके बाद वो अपनी हाईटेक मशीन से लॉकर तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी जोर्गन के आदमियों को शक होता है, इसलिए चेक करने के लिए वो भी बेसमेंट में जाने लगते हैं। अब साइरस उन्हें देख लेता है, इसलिए वो उन्हें रोकने जाता है, जिस वजह से उनके बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब फाइट की वजह से प्लेन में लगातार झटके लगने लगते हैं, जिन्हें देखकर पायलट को लगता है कि शायद प्लेन में कोई खराबी आ गई है, इसलिए पायलट इसकी खबर डिपार्टमेंट में दे देता है, जहां हैरी पायलट से कहता है कि मौसम खराब होने की वजह से आप लोग प्लेन को पास के ही एयरपोर्ट पर लैंड करवा दो। अब पायलट हैरी की बात मानते हुए प्लेन को पास के ही एयरपोर्ट पर लैंड करने लगते हैं, पर यह ट्रैक इस प्लेन को लैंड करने के लिए काफी छोटा होता है, जिस वजह से लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, पर पायलट जैसे तैसे करके इस प्लेन को लैंड करवा देते हैं। वही कैमिला भी अपने प्लेन को लैंड करवा देती है। अब प्लेन के अंदर जोर्गन के आदमी साइरस और AB को बंदी बना लेते हैं, साथ ही वो मैग्नस को भी पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि मैग्नस लॉकर को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया था, इसलिए वो साइरस से माफी मांगता है। अब वो लोग कैमिला को देख लेते हैं, इसलिए उसे भी बंदी बना लेते हैं। वही दूसरी तरफ जोर्गन को भी खबर भी मिल जाती है कि उसका प्लेन कहीं और लैंड हो चुका है, इसलिए वो अपने आदमियों को कांटेक्ट करता है और उसने कहता है कि जिसने भी मेरे सोने को चुराने की कोशिश की है उन्हें मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मैं उन्हें खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी गलती करने की कोशिश ना कर सके। अब जोर्गन की बात मानते हुए वो लोग सोने सहित साइरस और उसकी टीम को उन्हीं के प्लेन में बिठाकर जोर्गन के पास ले जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम जोर्गन और लेविथन को देखते हैं, जहां लेविथन कहती है कि अगर आज ये डील कैंसिल हो गई तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। इस पर जोर्गन कहता है कि डील कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि उसके आदमी जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। इसके बाद तुम अपना सोना ले लेना और डील के मुताबिक शहर में बाढ़ करवा देना, जिसका फायदा मैं खुद उठा लूंगा। अब लेविथन उसकी बात मान जाती है। वही कैमिला प्लेन को जानबूझकर उल्टा करती है, ताकि उनका डिटेक्टर ट्रैकर प्लेन से हट जाए, और होता भी ऐसा ही है। और जैसे ही वो ट्रैकर प्लेन से उड़ जाता है, वैसे ही ऑफिसर रोनाल्ड को उनका प्लेन रडार पर नजर आने लगता है, जिसकी खबर ऑफिसर रोनाल्ड एयरफोर्स डिपार्टमेंट में दे देता है, जिसके बाद 2 फाइटर जेट को उनके पास भेज दिया जाता है। अब कुछ देर बाद वो फाइटर जेट प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो वार्निंग देते हुए प्लेन को शूट करने ही वाले होते हैं, लेकिन कैमिला अपने प्लेन को उल्टा कर देती है, जिस पर वो सिग्नल देती है कि प्लेन के अंदर सिविलियन हाईजैक हो चुके हैं। अब जैसे ही पायलट ये देखते हैं तो वो अपने फाइटर जेट पीछे कर लेते हैं, ताकि जहां भी ये प्लेन लैंड करेगा तब उनकी टीम सबको बचा सके। अब कुछ देर बाद वो प्लेन जोर्गन के आलीशान घर को तहस नहस करके लैंड कर जाता है। अब इस लैंडिंग में प्लेन भी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिस वजह से प्लेन के अंदर जो सोना होता है वो अपने आप ही नीचे गिर जाता है। इसके बाद जोर्गन के आदमी उन तीनों को घेर लेते हैं। अब जोर्गन का आदमी बताता है कि इन तीनों में से कोई एक पुलिस के लिए काम करता है, पर हमें पता नहीं है कि इन तीनों में से वो कौन है।
अब लेविथन जैसे ही पुलिस का नाम सुनती है तो वो इस डील को करने से पीछे हट जाती है, क्योंकि अगर इस केस में उसका नाम रिवील हुआ तो उसकी रिपुटेशन खराब हो सकती है। इसलिए वो बिना डील करे ही वहां से जाने लगती है। अब ये देखकर जॉर्गन को गुस्सा आता है, इसलिए वो लेविथन के पैर पर गोली चला देता है। पर इसी दौरान पुलिस उनका पीछा करते हुए वहां आ जाती है। अब पुलिस को देखकर जॉर्गन सीधा बनने की कोशिश करता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि ये सारा सोना लेविथन का है, क्योंकि वो देश के खिलाफ कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है, और जब इसकी खबर मुझे मिली तो मैंने इसे गोली मार दी। अब पुलिस वालों को उसकी बात सच लगती है, पर तभी साइरस मिसुन को ऑर्डर देता है कि वो प्लेन में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग चला दे, जिसके बाद मिसुन उस रिकॉर्डिंग को प्लेन पर चला देती है जब जॉर्गन ने लेविथन को शूट किया था। अब वीडियो देखने के बाद सच सामने आ जाता है, जिसके बाद जॉर्गन और लेविथन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, और इस तरह इन कैमरों की वजह से वो लोग भी बच जाते हैं। वहीं एबी को पता चलता है कि ऑफिसर रोनाल्ड ने ही फाइटर जेट को वहां भेजने के लिए कहा था। साथ ही जब वो लोग शूट करने वाले थे तो रोनाल्ड ने उन्हें रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। अब ये सुनकर एबी को गुस्सा आता है, इसलिए वो रोनाल्ड को जोरदार पंच मारती है। इसके बाद वो पुलिस की नौकरी छोड़कर साइरस की टीम में शामिल हो जाती है। अब हमें एक हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां साइरस एबी को लेकर एक जगह पर जा रहा होता है, और इसी दौरान साइरस एबी को बताता है कि जो सोना पुलिस लेकर गई है असल में वो सोना नकली है, क्योंकि मैग्नस ने कभी लॉक तोड़ने की कोशिश की ही नहीं थी, बल्कि उसने गोल्ड के बॉक्स को ऊपर से नीचे गिरा दिया था और नकली बॉक्स उसकी जगह पर रख दिया था। इसके बाद ल्यूक ने उस बॉक्स को ट्रैक करके उसे सेफ जगह पर रख दिया, और यही वजह है कि ल्यूक ने प्लेन में आने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका काम सोने को सही जगह पर पहुंचाना था। अब यह सुनकर एबी साइरस से इंप्रेस हो जाती है, और कुछ देर बाद वो दोनों अपनी टीम के पास पहुंच जाते हैं, जहां सब लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि इस चोरी को अंजाम देकर ना सिर्फ उन्होंने डील रोक दी थी, बल्कि पुलिस को भी चकमा देकर एक बार फिर अपनी काबिलियत को साबित किया था। अब मूवी के लास्ट सीन में एबी और साइरस भी एक बार फिर से साथ आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं, जिसे देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, और इसी के साथ हमारी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।